प्रिय छात्रों, कल हम कथा और आख्यायिका के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। मैंने बताया कि ये जो अभी हमारा पाठ्यक्रम है, ये शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। इन शास्त्रीय सिद्धांतों में तत्तद साहित्य की जो उद्भव, विकास और उसकी जो रूपरेखा है, वो प्रधान रूप से जानने का विषय है। वो इस तरह से कथा का उद्भव कैसे हुआ, कथा किसे कहते हैं, कथा से संबंधित कौन कौन चीज़ें अपने संस्कृत वाङ्मय में है, इस सब की समस्त जानकारी इस प्रश्न में अपेक्षित है। तो कल हमने कथा और आख्यायिका, इन दोनों के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की थी। आज हम उस कथा साहित्य को लेकर के कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जैसे कि मूल प्रश्न है कि कथा साहित्य का उद्भव और विकास का क्रम, तो वो एक छोटी सी जानकारी। कथा के किस किस रूप में भेद है, कौन कौन सी कथाएं उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानकारी आज प्रमुख विषय है। जैसा कि अपने यहाँ सभी शास्त्रों का, सभी सिद्धांतों का मूल उद्गम वेद को माना जाता है, तो उस वेद से ही प्रायः सभी विषय प्रारंभ हो जाते हैं। वेद में वो सारी विषय हमको मिल जाते हैं। अवगतम? तो इस दृष्टि से कथा साहित्य एक इस प्रकार का साहित्य है जिसमें विभिन्न कथानकों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें व्यवहार, नीति और सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता है। जो छोटे छोटे कथानक के रूप में मनोरंजन की भी दृष्टि से और विषय को सरलता पूर्वक अध्येताओं को समझ में आ जाए, इस दृष्टि से ही कथा का सूत्रपात होता है और कथा का मूल उद्देश्य होता है। अवगतम? इस दृष्टि से जब हम वेद को देखते हैं तो वेद में ही विभिन्न कथानकों को छोटे छोटे रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसकी उत्पत्ति वेद से ही मानी जाती है। तो जब हम वेद की बात करते हैं तो प्रारंभिक हमारा वेद ऋग्वेद होता है। उस ऋग्वेद में भी देखते हैं कि विभिन्न सूत्रों में, विभिन्न सूक्तों के माध्यम से तत्तद कथाएं वर्णित हैं। जैसे ऋग्वेद के प्रथम हम यदि कथा के रूप में यदि स्वरूप देखें, 7वें मंडल का जो 103 संख्या का सूक्त है, ये वर्षाकालीन मेढकों की ध्वनि की तुलना वेद पाठी ब्राह्मण से की गई। कहीं कहीं भारतीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उदाहरणों के द्वारा
प्रकृति के बहुत सारी चीज़ों को एक प्रतिमान के रूप में रख करके विशेष शिक्षा जहाँ दी जाती है, वही कथा साहित्य का मूल स्वरूप हमें दिखाई देता है। उस कथा साहित्य में चाहे विभिन्न पशु पक्षियों की कहानी हो, चाहे प्रकृति से संबंधित कोई चीज़ हो, चाहे किसी अन्य चीज़ का उदाहरण लेकर के हमको समझाया जाता है, तो इसका उद्देश्य जो है वह उद्देश्य यही है कि नीति की बातों को, शास्त्रीय बातों को बता देना और सरलता पूर्वक बता देना। इस दृष्टि से ऋग्वेद आदि में ही विभिन्न कथानकों के सूक्त हमें उपलब्ध होते हैं। अतः कथा साहित्य का मूल उद्गम स्थान वेद को ही माना जाता है, जिसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संवाद है, जैसे शर्मा पढ़ी संवाद। इसी तरह से अन्य जो हमारे देवता आदि से संबंधित जो भिन्न उपदेश है, यम यमी संवाद। पुराणों में देखते हैं तो पुरुरवा उर्वशी संवाद। तो ये सब सारे जितने भी संवाद आदि है, ये कथा के माध्यम से ही हमें वेद से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। अतः हमारे भारतीय संस्कृति में कथा साहित्य का उद्गम स्थान वेद को ही माना जाता है और उसका विकास पौराणिक साहित्य से लेकर के आधुनिक जो नीति और उसके जो काव्य है, उनमें उनका विकसित रूप दिखाई देता है। अवगतम। तो इस तरह से वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी जगहों पर अलग अलग विषयों को समझाने के लिए संवाद के माध्यम से, किसी पशु पक्षी आदि के कहानी के माध्यम से कथा साहित्य का उद्भव तत्त ग्रंथों में देखा जाता है, जिसका बृहद स्वरूप लौकिक संस्कृत साहित्य में विभिन्न विधाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। चाहे वो हितोपदेश हो, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे बृहत कथा हो। तो हमारे वेद में जो सिद्धांत, पुराणों में जो कथा का जो स्रोत प्राप्त होता है, उसी को आधार बना करके उत्तर काल के संस्कृत ग्रंथों में कथा उपलब्ध हमें होती है। अतः कथा साहित्य का यदि स्रोत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो इसका प्रारंभ ऋग्वेद आदि से ही माना जाता है। अवगतम। अब ये जो कथा साहित्य जहाँ तहाँ हमें दिखाई देते हैं, उसको जब हम विषय की दृष्टि से जब छांटते हैं, तो ये कथा यद्यपि 4 प्रकार की दिखाई देती है, जो वर्णन की दृष्टि से है। जहाँ कोई आश्चर्यजनक घटना को लेकर के कथा बनाई जाती है, तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, तो उस स्वरूप को देख करके उसको हम कह देते हैं कि ये अद्भुत कथा है। दूसरी कथा इस प्रकार की होती है, जो लोक में परंपरा से प्रचलित होती है, तो उसे हम कहते हैं ये लोक कथा है, लोक में किंवदंती के माध्यम से है। इसी तरह कोई किसी कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा कल्पना करके कोई चीज़ें कही जाती है कथा के माध्यम से, तो
ये कल्पित कथा कहलाती है। इस तरह कहीं कहीं हम जब देखते हैं तो और भिन्न भिन्न रूपों में व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो इसके कई भेद उपलब्ध होते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को संस्कृत साहित्य की दृष्टि से, संस्कृत साहित्य के स्वरूप के विभाग से यदि हम विचार करते हैं तो मूलतः कथा साहित्य जो हमारे हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो इस प्रकार की कथा साहित्य जिसे हम नीति कथा के रूप में कहते हैं, और दूसरी जो है जिसे हम लोक कथा कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो कथा साहित्य का विकास, कथा साहित्य क्या चीज़ है? विभिन्न कथानकों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, कहानी के माध्यम से जो नीति आचार आदि की शिक्षा दी जाती है, विभिन्न संवादों के माध्यम से, विभिन्न कथानकों के माध्यम से जिसकी रचना गद्य में होती है, ऐसे जो कथा साहित्य है इनका सूत्रपात ऋग्वेद आदि से लेकर पौराणिक ग्रंथों में हमें मूल रूप में उपलब्ध होता है, जिसका विकास क्रम रामायण महाभारत के बाद विभिन्न संस्कृत विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो की गई रचना है उसके आधार पर मुख्यतः दो रूप में कथा साहित्य प्राप्त होते हैं। एक तो कथा है जिसको हम नीति की कथा कहते हैं, तो कथा का प्रथम भेद है नीति कथा, अर्थात जिसमें नीति की बात की गई हो, नीति का ज्ञान कराया जाता हो विभिन्न कथानकों के माध्यम से, जिसका विभाग हम आगे चल के करेंगे। दूसरी है जिसे लोक कथा है, तो इस लोक कथा में ही जो अद्भुत कथा है और कल्पित कथा है, इन दोनों का समावेश इसी में हो जाता है। इसीलिए अलग से अद्भुत कथा और कल्पित कथा, ये अलग से इसका विभाग संस्कृत साहित्य की दृष्टि से नहीं किया जाता। तो सारांशतः ये निकला कि कथा साहित्य संस्कृत साहित्य में दो प्रकार के होते हैं। एक नीति की कथा, तो नीति कथा साहित्य, और दूसरे लोक कथा साहित्य, जिसके अंतर्गत अद्भुत कथा या कल्पित कथा का समावेश होता है। अवगतम, इन नीति कथाओं को लेकर के और कल्पित कथाओं को लेकर के जो संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कथाएं हैं उनको हमें ध्यान में रखना होगा। तो पहली जो हमारी नीति कथा है उसके बारे में चर्चा करें, और यदि प्रश्न के रूप में इस तरह की बातें होती है कि नीति कथा की विशेषता बताइए, नीति कथा का वैशिष्ट्य क्या है, या भारतीय कथाओं में नीति कथा का क्या महत्व है। सामान्य रूप से आप केवल थोड़ी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत भी हितोपदेश के बारे में सुने होंगे या उसकी कहानी के बारे में सुने होंगे कि एक सिंह था, उसने वह बहुत वृद्ध था, चलने फिरने में अशक्त था, या एक वृक्ष के नीचे वह एक सोने का कंगन हाथ में लेके खड़ा था और उधर से जाने वाले यात्री को अपनी बात कहता था कि मैं बहुत पाप किया ज़िंदगी में। ये सब केवल कथानक, केवल विषय को समझने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को। और मैंने जीवन में बहुत पाप किया और इससे मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं धर्म करना चाहता हूँ, इसीलिए ये मैं सोने का कंगन दान देना चाहता हूँ, वो कोई भी इसे लेकर के और मुझे धर्म
प्राप्त कराए। और एक वृद्ध ब्राह्मण जो है वह जा रहा था, वो उसकी बातों में आ गया। तो सिंह ने कहा कि इस पास के तालाब में आप स्नान करके आ जाइए, ताकि बिना स्नान किए को हम कैसे दान दें। तो वह ब्राह्मण जो है तालाब में पहुंचता है। उसमें बहुत कीचड़ होता है, पंख होता है, जिसमें वो ब्राह्मण फंस जाता है। बाद में शेर धीरे धीरे सिंह वहाँ जाता है और इसको मार के खा जाता है। तो इस कथानक के द्वारा हमको ये शिक्षा दी गई कि कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने लोभ किया और मारा गया। तो इस तरह से जीवन में लोभ न करें, इसके लिए जो नीति, जो बातें हमको सिखाई गई। तो यदि वैसे कोई कहता है किसी बच्चे को, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन कथा के माध्यम से कोई नीति की बातें कही जाती है, जिसकी चर्चा पंचतंत्र आदि में हितोपदेश में पहले ही कहते हैं, कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते। कहानी के माध्यम से नीति की बातें सिखा देना। तो यह जो इस प्रकार के जो नीति कथाएं हैं, जो बच्चों को खेल खेल में कहानी के माध्यम से हमें आचार धर्म संस्कृत की शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों को नीति की शिक्षा देने के लिए, जीवन जीने की शिक्षा के लिए ये नीति कथाओं का निर्माण किया गया, जिसमें पंचतंत्र आदि आता है। तो इस तरह से ये जो विशेष रचना है नीति कथा का, इसका वैशिष्ट्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इससे संबंधित यदि कुछ थोड़ा प्रश्न रहता है तो उसको हमें किस रूप में जवाब देना है। तो जैसे मैंने कहा कि ये नीति कथा जो है, इसकी मुख्य विशेषता, सबसे बड़ी बातें होती है कि ये बालोपयोगी है। ये बालकों को नीति का ज्ञान कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम, उस कहानी में पशु पक्षी आदि, तो किसी कहानी के माध्यम से बच्चों को नीति का ज्ञान करा देना नीति कथा का प्रथम उद्देश्य होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब राजा के जो पुत्र थे अत्यंत कुसंगति में पड़ करके वह गलत आचरण करता था और किसी भी प्रकार से वो सही रास्ते पर नहीं आ रहा था, तब विष्णु शर्मा पंडित ने कहा कि मैं इसे रास्ते पर ले आऊँगा। और उसने ये नहीं कहा कि मैं इसको पढ़ाऊँ या उस बच्चे को बोध होने दिया। चलो एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, एक बिल्ली थी, एक ऐसा था। ये इस प्रकार के कहानी की। तो नीति काव्य की विशेषता क्या है कि ये बच्चों में विभिन्न नीति आचार की शिक्षा का ज्ञान कराने के लिए इस नीति कथा का विशेष महत्व है, इसकी उपयोगिता होती है। तो बहाना बना करके, तो नीति का ज्ञान है लेकिन उसके लिए बहाना क्या है, कहानी का आश्रय। तो कथा के माध्यम से बच्चों को नीति का ज्ञान कराना ही नीति काव्य की सबसे पहली और बड़ी विशेषता है। अब नीति की वाक्य जो होती है, वाक्य नीति की बातें जो की जाती है, तो बच्चा स्वाभाविक किसी आदमी आदि के उदाहरण देने से नहीं समझता है, लेकिन बच्चे में प्रवृत्ति जो प्रकृति की चीज़ों को जानने की होती है, इसीलिए ऐसे बच्चों में कहानी का जो विषय होता है, वो विषय आपके पशु पक्षी जानवर आदि की कहानी को आश्रय लेकर के बताया जाता है। तो दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि ये
मुख्य रूप से पशु पक्षी जीव जंतु पर आधारित कथा होती है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि ये मुख्य रूप से जीवन के आदर्श से संबंधित और जीवन में संयमित ढंग से अर्थ का, माने पैसे का कैसे खर्च किया जाए, कैसे व्यक्ति को संयमित होकर के रहना चाहिए, तो इस तरह से नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा इसमें विशेष रूप से दी जाती है। अवगतम। इसके बाद में चौथी इसकी विशेषता होती है कि ये नीति कथा प्रायः जो प्रधान रूप से व्यवहार की शिक्षा देता है, जीवन कैसे जिए, दैनिक जीवन में क्या व्यवहार होना चाहिए, व्यक्ति का किसके साथ कैसी संगति होनी चाहिए, किस पर झटित किसी पर विश्वास नहीं कर देना चाहिए, अनजाने व्यक्ति के साथ में संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से जीवनोपयोगी जो व्यावहारिक सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित ये शिक्षा होती है। इसी तरह आचार की शुद्धता के लिए इसमें धीरे धीरे छोटे कहानी के माध्यम से धर्म आदि की शिक्षा दी जाती है। इस तरह ये नीति शिक्षा में हमें विभिन्न चीज़ों का आश्रय लेकर के छात्रों के मानसिक स्थिति को ध्यान में रख करके, उसकी ग्रहण क्षमता को ध्यान में रख करके इसमें विषय चयन किए जाते हैं, इसके कथानक को निर्धारित किया जाता है। अवगतम। इसी तरह से इसमें ध्यान ये रखना होता है कि बच्चे को यदि एक एक ही चीज़ की तरह बात सिखाते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा और बुरा इन दोनों में फर्क बच्चे को, दोनों में अंतर भी बच्चे को सिखाया जाना अपेक्षित होता है कि जिससे बच्चा अच्छाई की तरफ प्रवृत्त हो और बुराई से अलग हो। तो इसीलिए नीति कथा में अच्छे और बुरे परिणाम देने वाले दोनों कहानियों का समावेश होता है। तो किसी ने किसी के साथ कपट कर लिया तो उसका ये परिणाम हुआ, किसी ने कुसंगति में पड़ करके ये किया तो उसका ये हुआ। हतो गृद्धो जरदगवः, वह जरदगव गृद्ध जो था वो मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो बिना परिचय किए, बिना जान पहचान किए, बिना पूरी जानकारी लिए उस बिडाल को अपने घर में रख लिया। और क्या हुआ, वो सारे जो कपूत के जो बच्चे थे, सारे बच्चे को बिडाल खा लिया। और अंत में सभी कपूत को ये हुआ कि यही बूढ़ा जो जरदगव है, यही कपूत ने हमारे बच्चे को खाया। सभी मिलकर के उसी को मार दिया। तो इसी तरह से विश्वासो नैव कर्तव्यः, विश्वास नहीं करना चाहिए, झटिति अनजान पर को अपने घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि वो मारा गया। इस प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के परिणाम को शिक्षा देने के लिए दोनों प्रकार की कहानियों का प्रयोग होता है। अवगतम। इसीलिए इसकी विशेषता होती है कि इसमें आदर्शवाद की ज़्यादा स्थापना नहीं करते, अपितु लोक व्यवहार की शिक्षा के द्वारा हमें सामान्य व्यवहार से लेकर के आचरण और नीति में निपुण करने का प्रयोग किया जाता है। अवगतम। इसीलिए चौथी विशेषता या अन्य विशेषता इसकी ये होती है कि ये इसमें प्रसंगानुकूल गद्य पद्य के माध्यम से विषय को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रायः नीति के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को श्लोक के रूप में बताते हैं। तो गद्य और पद्य इन दोनों के सम्मिश्रित रूप में नीति आचार की शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए इस नीति कथा का सिद्धांततः यदि उद्देश्य होता है
तो इसका प्रतिपाद्य विषय आचार, राजनीति और व्यवहार ज्ञान होता है। इस नीति कथाओं में एक के साथ साथ अन्य बहुत सारी भी कथाएं जुड़ी होती है। तो इस तरह भारतीय संस्कृत साहित्य में नीति कथा बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छी नीति, उसके जीवन के प्रति व्यवहार की शिक्षा देने के लिए इस नीति कथा का निर्माण होता है या इस नीति कथा का प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से हमारे नीति कथा में जो प्रचलित, जो संस्कृत साहित्य में सर्वप्रधान जो ग्रंथ है जो बच्चों के लिए, जिसकी कथा कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, वो है पंचतंत्र। जो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया पंचतंत्र जो है, ये सबसे प्रसिद्ध लौकिक संस्कृत भाषा में या संस्कृत कवियों की परंपरा में, संस्कृत विद्वानों की जो परंपरा में कथा साहित्य लिखे गए हैं, उन कथा साहित्य में नीति कथा में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हमारा पंचतंत्र है, जिस पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। और विष्णु शर्मा के बारे में जैसे हमने कहा, कुछ लोग चाणक्य को भी विष्णु शर्मा कहते हैं, लेकिन ये विष्णु शर्मा कुछ अलग है, यही सिद्धांत मान के चलना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सही रास्ते पर लाने के लिए इस पंचतंत्र नाम के ये जो ग्रंथ है, नीति कथा है, इसका निर्माण किया। तो इसलिए इस पंचकथा, पंचतंत्र में इसका नाम है पंचतंत्र। तंत्र मने शासन, तंत्र मने कथा, तंत्र मने भाग। तो इसको 5 तंत्रों में मने 5 विभागों में बनाया, इसीलिए इसका नाम है पंचतंत्र। तो कथानकों को विस्तार करने के लिए अलग अलग कथाओं के द्वारा, अलग अलग पशु जानवरों के द्वारा, अलग अलग चीज़ों के द्वारा कथानक को एक साथ रख करके विशेष उद्देश्य का ज्ञान कराए जाने के कारण और 5 खंडों में इसे विभाजित करने के कारण इस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। अवगतम? तो उसके लिए कहा जाता कि वह जो राजा था एक, जिसका नाम था अमर सिंह, अमर शक्ति, उनके 3 मूर्ख थे, जिसको 6 महीने के अंदर में नीति आचार व्यवहार की शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने उन बच्चों को लाया और पंचतंत्र ग्रंथ के माध्यम से, पंचतंत्र की कथा के द्वारा उस बच्चे को शिक्षित और नीतिमान बनाया। तो इसीलिए उसमें जो पंचतंत्र है, उसके पहला जो तंत्र है जिसका नाम रखा मित्र भेद। मित्र भेद में क्या है? भेद का मतलब अलग करना। तो 2 दोस्तों को कैसे लोग, दूसरे लोग अलग कर देते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो कैसे अलग कर देते हैं, इसीलिए किससे सावधान रहना चाहिए। इस तरह से परस्पर मित्रता को बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इस सारी बातों को इस भाग में, इस कथानक में रखे जाने के कारण इसका नाम दिया मित्र भेद। मैंने मित्रता को तोड़ने वाले लोग, मित्रता को तोड़ने वाले कारण, और उसमें शेर जो परस्पर विरोधी है, जो एक दूसरे को इस तरह के विषयों को लेकर के इसमें। तो इस कथा में 22 उपकथाएं एक कथा के साथ जुड़ती चली जाती है, एक कहानी के बाद दूसरी कहानी। तो ये इसमें मुख्य रूप से शेर और बैल, इन दोनों की जो दोस्ती है, उसकी मित्रता को कैसे तोड़ा गया, ये कथानक। माने
नाम से ही पता चल जाता कि जिसकी दोस्ती को तुड़वा दिया, तो उस कथा के माध्यम से दोस्ती को कैसे बनाए रखे, इसके लिए इस तंत्र का नाम दिया मित्र भेद। दूसरा दिया मित्र प्राप्ति, संप्राप्ति। और मित्र बनाना कैसे चाहिए, कैसे को मित्र बनाना चाहिए, मित्र किस प्रकार से उपयोगी होता है, इस तरीके की समस्त शिक्षा देने के लिए जो तंत्र बनाया, उसका तंत्र का नाम दिया मित्र संप्राप्ति। अवगतम। इसी तरह से जो परस्पर जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी चीज है, उसको भी एक साथ कैसे रखा जाता है, उन दोनों का अलग अलग कार्य होने पर भी मित्रता होने के बाद उसका कैसे प्रयोग होता है। तो परस्पर दो विरोधी कथानकों को लेकर के जो शिक्षा दी गई, उसका नाम दिया काकोलुकीय, कौवा और उल्लू। तो कौवा और उल्लू की कथा दोनों परस्पर विपरीत होने के कारण इसलिए इसका नाम दिया काकोलुकीय। चौथा जो इसका तंत्र है, जिसका नाम है लब्ध प्रनाश। इस लब्ध प्रनाश में किसी को प्राप्त करके उसकी नष्टि माने उसका नाश कैसे कर दे हो जाता है, यदि उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जो प्राप्त किया है उसका संरक्षण भी होना चाहिए। इस तरह के उद्देश्य देने के लिए, उद्देश्य से जो तंत्र बनाए गए उसे हम लब्ध प्रनाश कहते हैं। और अंत में जो पांचवा है वो है अपरीक्षित कारक। अपरीक्षित कारक में ब्राह्मणी और जो अपरिचित व्यक्ति है उसको भी बिना उसके बारे में, जो व्यक्ति है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो विशेष गुण वाले, उनके लिए विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे लोगों के जो साथ में रहने से उसकी जो संप्राप्ति है, उसका जो फल है, उसकी जो अच्छाई है, वो हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए जो पांचवा तंत्र बनाया गया वो अपरीक्षित कारक का। तो यह जो पंचतंत्र है, ये कथा साहित्य में नीति शतक, नीति कथा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अवगतम। इस तरह से अब ये जो नीति कथा है, जो पंचतंत्र, इसकी शैली के बारे में जब हम बात करते हैं, तो नाम से ही है समझना है कि छोटे बच्चों के लिए है। इसकी शैली अत्यंत सहज सरल है, बालोपयोगी होने के कारण इसमें मधुरता का सन्निवेश होता है। इसमें कोई विशेष पांडित्य प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वाक्य छोटे, सरल और सहज होते हैं। तो इससे छोटी छोटी नैतिक शिक्षा के देने के कारण इसमें न तो ज़्यादा अलंकार का प्रयोग होता है, न ही उस विशेष छंद के योजना की प्रकृति होती है। इसीलिए भाषा अत्यंत सुंदर, मुहावरे से रहित, छोटे मतलब लंबे समास से रहित छोटे होते हैं। उपदेशात्मक अंश को श्लोक के रूप में बताया जाता है, कथा गद्य में होती है, और जैसे मैंने कहा कि कुछ पद्य को उपदेश के रूप में, सारांश के रूप में हमें उपस्थित करना होता है, ताकि बच्चे को नीति की बातें याद करने के लिए सहज हो। इसीलिए हमें इसकी कथा की शैली अत्यंत सहज, सरल और मनोरम होती है। पशु पक्षियों के द्वारा नीति की शिक्षा दिए जाने के कारण वह क्या करता है कि बच्चे को आकृष्ट नहीं कर पाएगा। अतः ऐसे कक्षा को, ऐसे छात्रों को नीति की शिक्षा देने के लिए रोचक कहानी का आश्रय लिया जाता है। अतः अत्यंत सरल, सहज, लघु और सुंदर पदावलियों में पदों का प्रयोग करते हुए इसकी रचना की जाती है। इसीलिए चाहे श्लोक भी हो तो अत्यंत सरल शब्दों में प्रयोग, जैसे हमने आपको कहा कि न विश्वसेत विश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासो नैव कर्तव्यः बलिमित्वान्। बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे
न विश्वसेत कुमित्रे च सुमित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाश। यदि कितना भी कुमित्र के ऊपर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सुमित्र भी हो, बहुत अच्छा मित्र हो, तो उसके ऊपर में भी झटित विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रसन्न ही रहे आपसे, कभी भी किसी बात से वो नाराज होगा तो सबसे पहला अस्त्र उसका क्या होगा कि आपकी जितनी भी गुप्त बातें हैं वो उसको प्रकाशित करेगा। तो इस तरह की जो नीति की बातें हैं वो सहज शब्दों में, सरल शब्दों में कहे जाते हैं। तो इस तरह से यह ग्रंथ इतना व्यापक और प्रचलित हुआ कि विश्व की प्राय सभी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद देखा जाता है। तो यह प्रथम ग्रंथ। दूसरा जो हमारा है, जो नीति कथा का दूसरा ग्रंथ जो प्रचलित है वह है हितोपदेश। यह हितोपदेश नाम ही क्या है, हित का उपदेश जिसमें दिया जाता हो। विभिन्न कथानकों के माध्यम से हित उपदेश की रचना की गई। तो यद्यपि लोग इसको ये कहते हैं और वास्तविकता भी इसमें है कि पंचतंत्र जो है उस पंचतंत्र की ही का ही एक संक्षिप्त और उससे भी सरल रूप में इस ग्रंथ की रचना की गई। तो इसके लेखक हैं नारायण पंडित। तो नारायण पंडित ने मूलतः पंचतंत्र की शैली और पंचतंत्र के कथानकों को ही संक्षेप में करके उसी प्रकार से पंचतंत्र का दूसरे रूप में हितोपदेश की रचना की और उसकी संपूर्ण प्रायः शैली भी, उसका स्वतंत्र विषय वस्तु भी, वह सब पंचतंत्र को ही आधार बना करके लिखा गया। तो संक्षेप में यदि ये कहें कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो पंचतंत्र, उस पंचतंत्र को संक्षिप्त रूप में जो लिखा गया दूसरा नीति कथा का ग्रंथ वह हितोपदेश है और जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा ने उस पंचतंत्र के सिद्धांत को अपने हितोपदेश में अलग अलग नाम से अलग अलग विभाग करके इसको अपने हितोपदेश में डाला। तो इसमें भी यद्यपि सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें कथानकों का नाम में अंतर किया। तो अंतर भी प्रायः उतना अधिक नहीं है, लेकिन स्वरूप में उसके कथानकों को संगठन करने में, उसकी योजना में थोड़ा अंतर जरूर दिखाई देता है। इसीलिए इसमें हितोपदेश में जैसे पंचतंत्र का सिद्धांत जो है वो तो है ही, लेकिन अन्य जो नीति ग्रंथ हैं उसके भी कुछ सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रकाशित किया गया है। जैसे कामंद की नीति शास्त्र है, इन सारे अन्य नीति ग्रंथों को भी के भी विषय को लेकर के इसमें डाल करके रोचक और बनाया गया है। तो इसकी जो कहानियाँ हैं इसमें भी 4 परिच्छेद हैं, जिन 4 परिच्छेदों का अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन पहले इसमें प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में क्यों इस हितोपदेश को बनाया गया, तो जो वो राजा का जो पुत्र है जिसको शिक्षा देनी है, इसकी कथा का वर्णन पूर्व रूप में प्रथम में उसको प्रस्तावना के रूप में रखा गया है। दूसरा इसका नाम दिया मित्र लाभ। तो जैसे उसमें क्या था, पहले मित्र का अलग करने वाला भेद था वो प्रथम था, इसमें अंतर क्या किया, नहीं पहले मित्र बनाया। तो मित्र कैसे बनाया जाए, कौन मित्र होगा, इस सब को मित्रता की क्यों जरूरत पड़ती है, ये सारी जो है कथानी के माध्यम से जो प्रथम जो सकारात्मक पक्ष है उसको लेकर के पहले इन्होंने मित्र लाभ बनाया। दूसरा इन्होंने सुहृद भेद किया, उस मित्रता को तोड़ने वाले, दूषित करने वाले क्या क्या हो सकते हैं जिसका ध्यान रखना है।
तीसरा विग्रह और चौथा संधि। तो इस तरह से उस पंचतंत्र के संक्षिप्त रूप के साथ साथ अन्य नीति ग्रंथों के विषयों को लेकर के संक्षिप्त रूप में इसका जो प्रस्ताव किया गया वह ग्रंथ विशेष है हितोपदेश। तो हितोपदेश की भी प्रसिद्धि उसी रूपों में हुई है। यद्यपि पंचतंत्र की अपेक्षा इसका उतना स्वरूप नहीं हो पाया, चूंकि पंचतंत्र पहले से ही अत्यंत प्रसिद्ध था, सर्वत्र प्रसरित था, और उसी का संक्षिप्त होने के कारण यद्यपि इसका भी महत्व उसी तरह से है, लेकिन उसकी अपेक्षा इसकी व्यापकता कम मानी जाती है। कहीं कहीं इसकी शैली में भी कुछ थोड़ा सा भेद दिखाई देता है। इस तरह से हमारे नीति कथा के जो प्रथम जो हमारा विषय है उस विषय में ये प्रथम पक्ष हमारे सामने में आता है। दूसरी जो हमारी कथा साहित्य का जो है, जिसकी मुख्य हमने लोक कथा के माध्यम से कही है, तो उस लोक कथा में जो हमारे संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ हैं, बृहत कथा आदि, उसको लेकर के थोड़ी एक दिन चर्चा और करेंगे कथा साहित्य के विषय में। तो इस तरह से आपने देखा कि संस्कृत साहित्य की कथा और उसके उद्भव विकास की परंपरा, इसको संक्षिप्त रूप में आपको अपने शब्दों में जवाब देना है। तो नीति कथा का ही, वो इस कथा साहित्य का ही जो दूसरा पार्ट है जिसे हम लोक कथा कहते हैं, और उस कथा के अंतर्गत हमारे प्रसिद्ध कथा कौन कौन से हैं, तो इसमें तो नीति कथा में तो यही दो ग्रंथ हैं, लेकिन लोक कथा को लेकर के अनेक संस्कृत के ग्रंथ, कथा ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसके प्रसिद्ध आचार्यों का और ग्रंथों का नाम, उसकी विषय वस्तु की चर्चा हमको करनी है, जिसकी चर्चा कल करेंगे फिर। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग इसको देखते रहिए। बाकी मुझे लगता है कि समय के अनुरूप ही, समय को ध्यान में रख कर के आपके सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप सबका कल्याण हो, आप सब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।